Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today's topic is determination of income and employment. This is the first part of the series. Today we will discuss what are the components of aggregate demand, what is consumption function, and aggregate supply. First of all, what is aggregate demand? Aggregate demand basically refers to the total demand of final goods and services in an economy during a year. These goods and services are basically demanded by the residents of the country, the private investors, government sector, and the foreign residents who will demand our goods and services. ठीक है, इसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला कंपोनेंट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें जितने भी हमारे देश के प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हाउस हैं, वो जो पर्सनल कंजम्पशन पर खर्च करते हैं उसको हम लोग प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश में, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है क्या? सिंपली इट इज़ an addition to the capital stock, existing capital stock of a country. Investment expenditure can be of two types, induced and autonomous. As the name suggests, induced investment is related to the change in level of income. यानी जब इनकम बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एंड द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन इनकम इज नोन एज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो जो कीन्स है ना, उन्होंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट बताया है और लेवल ऑफ इनकम से इंडिपेंडेंट बताया है। तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आगे हम और क्लियरली देखेंगे इन दोनों के डिफरेंस को। तीसरा कंपोनेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी गवर्नमेंट सेक्टर जिस भी चीज़ों पर खर्च कर रही है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हो, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन पर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सिक्योरिटी हो, जस्टिस हो, ये सारे खर्चे इसमें आते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स में एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं और इंपोर्ट्स को घटाते हैं। एक्सपोर्ट्स को क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट्स फॉरेन कंट्रीज के रेसिडेंट्स के द्वारा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम ऐड करेंगे क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं? हमारे देश में प्रोड्यूस हुए हैं और हमारे देश के गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड है, इसलिए हम उसे ऐड करते हैं। इंपोर्ट्स को हम लोग क्यों लेस करते हैं? क्योंकि ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, इसके कुछ जो खर्चे हैं हमारे देश के इंडिविजुअल रेसिडेंट्स का, वो फॉरेन के बने गुड्स एंड सर्विसेज पर किए गए हैं। तो हम इसे इसलिए घटा देते हैं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या मेज़र करता है कि हमारे देश में बने हुए गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना खर्च किया गया है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के भी कंजम्पशन शामिल हैं जो हमारे देश में किए तो गए हैं रेसिडेंट्स के द्वारा, मगर वो बनाए गए थे फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हम उसे लेस करते हैं। और चूंकि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो हिस्सा नहीं आ रहा है जो हमारे देश में बना तो है मगर कंजम्पशन उसका बाहर हुआ है, इसलिए हम उसे एक्सपोर्ट्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है। नाउ वी विल सी कंजम्पशन फंक्शन। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? इससे पहले हम जानें कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। मार्जिनल का मतलब जानते हैं, चेंज बाय 1 यूनिट। प्रोपेंसिटी मीन्स इंटेंसिटी, डिजायर टू कंज्यूम। It is simply represented by delta C by delta Y. It means when the income of an individual changes by 1 unit, 1 unit can be rupees 100, rupees 1000, anything. What will be the change in income? See, if it is 0.8, it means that when income increases, the consumer will spend 80% of this increase on consumption and rest will be going to the saving that we will discuss later. यानी एमपीसी क्या है? इनकम के 1 यूनिट चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है उसे हम एमपीसी कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम था, यहाँ टोटल कंजम्पशन बाय टोटल इनकम है। ठीक है, तो ये एवरेज।
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ इनकम। किन्स ने इसे कहा कि कंजम्पशन जो है वो इनकम का फंक्शन है। अगर उसे हम एक लीनियर रिलेशनशिप में शो करना चाहें तो C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। यहाँ ए को किसी किसी बुक में आप देखोगे कि स्मॉल सी बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सी बार का मतलब यहाँ पे क्या है कि दिस पोर्शन इज कांस्टेंट। सो ए इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन इनकम। आपका इनकम भले ही ज़ीरो हो, कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन को शो करता है जो हर ह्यूमन बीइंग को करना ही है, चाहे वो इनकम ज़ीरो हो चाहे ना हो। यानी इस इक्वेशन में अगर हम इस y को ज़ीरो भी कर दें तब भी क्या होगा? अगर y ज़ीरो भी हो जाए तब भी c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्मॉल c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इनकम के ज़ीरो होने पर भी कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। बी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी जो कंजम्पशन है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होगी। पहला ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, और दूसरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय इनकम। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज इक्वल टू 20, MPC इज इक्वल टू 0.8 एंड इनकम इज इक्वल टू 1000, तो कंजम्पशन क्या होगा? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन 20 मल्टीप्लाई करेंगे हम इनकम को किससे? MPC से। तो 0.8 इंटू 1000 800 हो गया, प्लस 20 820 हो गया। ठीक है, कंजम्पशन लाइन को हम देखते हैं कि वो कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, हमने वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लिया है और एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या होता है? ए प्लस बी वाई। ठीक है, तो ए जो है यानी वाई के ज़ीरो होने पर भी यहाँ ये थ्रू आउट जो वाई एक्सिस है ना वहाँ पर हमारा इनकम जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, इनकम का हो चाहे आउटपुट का हो वो ज़ीरो है। यानी वाई ज़ीरो होने पर भी सी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसलिए ये इंटरसेप्ट बनाता है। ये जो आप देख रहे हो ना ये इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी कंजम्पशन लाइन कभी ओरिजिन से शुरू नहीं होता है। क्योंकि ओरिजिन से शुरू होने का मतलब क्या है कि जब इनकम ज़ीरो होगा तो कंजम्पशन ज़ीरो होगा, जो कि हमने देखा कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज of autonomous consumption. Okay, so this intercept represents a bar, that is autonomous consumption. Bar represent that it is independent of income, it is constant. कंजम्पशन लाइन का जो स्लोप होता है ना, हमने पहले ही कहा था स्लोप क्या होता है? जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हो तो जो चेंज होता है वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है? ये यहाँ वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, तो इसका जो स्लोप होगा ना वो क्या होगा? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई यहाँ मतलब वाई एक्सिस पे जो चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है? कंजम्पशन। तो डेल्टा सी बाई एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? इनकम, डेल्टा वाई। ठीक है, यानी ये क्या है? एम पी सी। ठीक है, इसलिए स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन को आप कह सकते हो, या तो कह सकते हो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई है, या सिंपली इसे कह सकते हो कि ये एम पी सी है। ठीक है, तो एम पी सी क्या है? हमने एज्यूम किया कांस्टेंट है, इसलिए आप देखोगे कि कंजम्पशन लाइन जो है वो कॉन्स्टेंटली अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन वो ओरिजिन से टच नहीं होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन के कारण। Now we will move on to investment. I have already discussed there are two types of investment. One is autonomous investment and another one is induced investment. Here in this chapter we will be dealing with the autonomous investment. Simply investment, here you can see that it is independent of income. Okay, whatever is the level of income, investment is constant. This type of investment is known as autonomous investment. अगर ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता तो ये कुछ इस तरीके का कर्व होता। ठीक है, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता। ठीक है, लेकिन हम लोग किसके साथ डील कर रहे हैं? हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए ये irrespective of the level of income it will remain constant. Okay, now in this model we basically discuss only two sectors of the economy, that is the private individuals and the investors. Okay, so we will be ignoring the government sector and the outer world. Okay,
हम सिर्फ केवल यहाँ पर 2 सेक्टर लेंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट को हमने देखा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और फिर हमने कंजम्पशन को देखा, ये इंटरसेप्ट बनाते हुए अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, क्योंकि हमने जी और नेट एक्सपोर्ट को इग्नोर किया है, ठीक है। तो एड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब ए डी माइनस सी क्या हो जाएगा? अगर आप इस इक्वेशन को सी प्लस आई, तो सी को अगर यहाँ ले जाओ तो ए डी माइनस सी इज इक्वल टू क्या होगा? आई। और आई क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, यानी ये कांस्टेंट है। यानी आप देखोगे कि ये दोनों लाइन जो है ना पैरेलल लाइन है। एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है, और इसका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? इन्वेस्टमेंट के बराबर है। ओके, क्योंकि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एडी माइनस सी इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज autonomous investment, that means it is constant, therefore AD and consumption line will be parallel to each other. Okay, now the final topic is aggregate supply. It refers to the total quantity of goods and services produced by all the producers in an economy during a year. या तो हम इसको इस तरीके से लिखें, या ये कह सकते हैं कि ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है विच इज़ पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, नेशनल इनकम जो पढ़ाया था, कि आप नेशनल इनकम कहो चाहे नेशनल प्रोडक्ट कहो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इनकम रिप्रेजेंट करता है। इनकम के 2 पार्ट होते हैं। जो टू सेक्टर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ प्राइवेट सेक्टर है और हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पर या तो इनकम कंज्यूम होगा या फिर सेव होगा, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ओरिजिन से निकलता हुआ एक कर्व है, जो होता है सी प्लस एस के बराबर, ठीक है। या तो इनकम कंज्यूम होगी या फिर सेव होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।